कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो क्या है, दो समान धारिता वाले संधारित्र है, तो जो समान धारिता वाले संधारित्र और उसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो जब समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो C इजकल टू क्या होता है, C इजकल टू होता है C1 प्लस C2 होता है। क्या, C1 प्लस C2। तो यहाँ क्या है, दो समान धारिता है, मतलब C1 भी C है, मतलब दोनों समान है, C1 और C2 दोनों आपस में समान है, तो हो जाएगा C प्लस C इजकल टू क्या हो जाएगा 2C। तो 2C यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। क्या, 2C हो जाएगा। यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे फिजिक्स के मॉडल पेपर सेट 3 के बारे में। क्या, सेट 3 के बारे में। सेट 3 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। और यदि आपने सेट 1 और सेट 2 का क्लास नहीं किए हैं तो पहले लिस्ट में जाके क्लास जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त यदि आपको एक बेहतर अंक लाना है तो ऑब्जेक्टिव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए आज का सेशन बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 1 नंबर में कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि दो प्रतिरोध R और R2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:2। क्या, 1:2। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच जो कालांतर होता है क्या होता है, शून्य होता है। क्या, शून्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। क्या, किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो क्या हो जाएगा, किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। ऑप्शन ए आयतन पर, ऑप्शन बी प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन सी जो है प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर, ऑप्शन डी है प्रिज्म के कोण पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण जो क्षमता होती है प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या, प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि ध्रुवित प्रकाश, क्या ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निकोल प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। क्या, निकोल प्रिज्म। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, क्या किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्या, ऑप्शन नंबर डी 0। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर में कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P वेक्टर एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर सम अवस्था स्थिति में रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्या, ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है, मतलब व्यतिकरण की जो घटना है उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यतिकरण की जो घटना है उसका मुख्य कारण है क्या, कालांतर। क्या, उसका मुख्य कारण है कालांतर। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है, क्या है 9 नंबर में कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का क्या कार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का जो कार्य होता है क्या होता है कि मंदन जो होता है न्यूट्रॉनों की गति मंद कर देता है। क्या, न्यूट्रॉनों की गति जो होता है उसको मंद कर देता है नाभिकीय रिएक्टर में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा
तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? क्या निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि हमसे यह क्वेश्चन पूछा है कि सार्वजनिक तर्क द्वार, क्या सार्वजनिक तर्क द्वार, तो सार्वजनिक तर्क द्वार किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक तर्क द्वार वैसा तर्क द्वार है जिसके सहायता से हम बेसिक द्वार को ज्ञात कर सकते हैं। तो बेसिक द्वार में कौन आता है? तो बेसिक द्वार में जो आता है, बेसिक द्वार में आता है और आता है क्या? बेसिक द्वार में और आएगा, उसके बाद आएगा एंड आएगा, ए एन डी आता है, उसके बाद फिर क्या आता है बेसिक में? उसके बाद एन ओ टी आता है। क्या? एन ओ टी जो होता है आता है। मतलब सिंपली आप समझिए कि सार्वजनिक तर्क द्वार वैसा तर्क द्वार है कि जिसके सहायता से हम बेसिक तर्क द्वार को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बेसिक में आ जाएगा और आ जाएगा, एंड आ जाएगा और नोट आ जाएगा। लेकिन सार्वजनिक तर्क द्वार जो होता है उसमें दो आता है। क्या? दो होता है। पहला होता है नैंड, एन ए एन डी, और दूसरा क्या होता है? नोर होता है। क्या? दूसरा होता है एन ओ आर, नोर। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या है? और तो है बेसिक, नोट भी है बेसिक, ए एन डी भी है बेसिक, लेकिन यहाँ पे ई दोनों में से क्या है? यहाँ पे एंड नैंड दिया हुआ है तो हो जाएगा यहाँ पे एन ए एन डी। क्या? एन ए एन डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, एन ए एन डी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर। क्या कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है? क्या विद्युत क्षेत्र पर एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगने वाला बल मतलब F = QE होता है। उसके बाद दूसरा है कि कूलॉम बल है। क्या? कूलॉम बल जो है क्या है? केंद्रीय बल है या विद्युत बल है या केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है या नन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो कूलॉम बल जो है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, मतलब ए और बी दोनों। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि एक कूलॉम आवेश, क्या एक कूलॉम आवेश = खाली स्थान ESU। तो एक कूलॉम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। क्या? 3 × 10⁹ ESU। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है? क्या? एक आवेशित चालक के सतह पर, क्या सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है सतह के लंबवत होती है। क्या? सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। उसके बाद क्या है यहाँ पे फिर 15 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारता 6 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारता क्या होगी? मतलब यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया। सिंपल आप समझिए कि जहां पे क्या 64 दिया हुआ है समरूप बूंद और 20 माइक्रोफैराड है और उसके बाद एक बड़ा बूंद बोले बनाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 माइक्रोफैराड। क्या? 20 माइक्रोफैराड। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है? तो वोल्ट बटा मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। क्या? वोल्ट बटा मीटर जो होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है क्या है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, क्या आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है? तो खोखले गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे खोखला गोलीय चालक है और इसके अंदर बोला तो यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है 18 नंबर में कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारता के लिए, क्या एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारता के लिए निम्न में से कौन सही है? एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारता के लिए जो होता है क्या होता है? ε0 A/d। क्या? ε0 A/d। 19 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। क्या? W/Q। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है? तो वोल्ट बटा मीटर जो होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। किसका?
विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय, क्या वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है, क्या वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शून्य। क्या निरक्षीय विद्युत द्विध्रुव के जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है कितना होता है, शून्य होता है। और अक्षीय स्थिति में होता है, अक्षीय स्थिति में हो जाएगा 1 बटा क्या, अक्षीय स्थिति में 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर। और निरक्षीय स्थिति बोले तो निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी शून्य। और अक्षीय स्थिति में कहा जाए तो अक्षीय स्थिति में होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है हमारे पास दिया हुआ कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो क्या है, दो समान धारिता वाले संधारित्र है, तो जो समान धारिता वाले संधारित्र और उसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो जब समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो C इजकल टू क्या होता है, C इजकल टू होता है C1 प्लस C2 होता है। क्या, C1 प्लस C2। तो यहाँ क्या है, दो समान धारिता है, मतलब C1 भी C है, मतलब दोनों समान है, C1 और C2 दोनों आपस में समान है, तो हो जाएगा C प्लस C इजकल टू क्या हो जाएगा 2C। तो 2C यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। क्या, 2C हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का जो मान होता है कितना होता है, 4 होता है। क्या, पीला रंग का जो मान होता है क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है क्या होती है, वोल्ट। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 25 नंबर का, क्या है कि वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर किसको मापता है, प्रतिरोध को या विभवांतर को या धारा को या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर के द्वारा हमेशा विभवांतर को मापा जाता है। किसको, विभवांतर को मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या, एक चालक है जिसमें 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्या, ऑप्शन नंबर ए 2 × 10⁻⁻19। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है। तो इससे मतलब आपको थोड़ा सा याद आया होगा कि सभी धाराओं का जो बीजीय योग होता है क्या होता है, शून्य होता है। क्या, शून्य होता है। या क्या, इसे संधि का नियम भी कहा जाता है। क्या, इसे संधि का नियम भी कहा जाता है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, मतलब हीट स्टोन जो ब्रिज है उसका उपयोग हम कब करते हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं, सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापने में, ऑप्शन बी सिर्फ अल्प प्रतिरोध को मापने में, ऑप्शन सी उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में, ऑप्शन सी विभवांतर के मापने में। तो हीट स्टोन ब्रिज का जो हम लोग सिंपल यूज करते हैं, क्या करते हैं, उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने में हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापने में। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। तब विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है, तांबा का उपयोग किया जाता है, या प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है, या टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, या नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत हीटर जो होता है उसमें हमेशा नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। किसका, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। तो विद्युत वाहक बल की जो डायमेंशन होता है क्या होता है कि ml² T⁻³ A इनवर्स। क्या, ml² T⁻³ A इनवर्स।
उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है कि शोषित विद्युत ऊर्जा है। क्या शोषित विद्युत ऊर्जा, तो शोषित विद्युत ऊर्जा कौन है? तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शोषित विद्युत ऊर्जा जो है क्या है? विभवांतर के क्या हो जाएगा? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। क्या? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन नंबर सी। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती शोषित विद्युत ऊर्जा होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। मतलब हीट स्टोन जो सेतु है वो किसका तुलना करता है? प्रतिरोध का करता है, या धाराओं का करता है, या विभवांतर का करता है, या सभी का? तो हीट स्टोन जो ब्रिज है मुख्यतः प्रतिरोध का तुलना करता है। किसका तुलना करता है? प्रतिरोध का तुलना करता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ कि अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात होगा। तो इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4:3। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि लंबे सीधे चालक से आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए μ0/4π2I/r। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो समरूप वेग से जो आवेश चलते रहता है क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समरूप वेग से चलायमान जो आवेश होता है वो हमेशा उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, बाकी का ऑब्जेक्टिव इसके नेक्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन करवाया जाएगा।